नमस्कार, स्वागत है आपका गांव के लोग चैनल में। मैं हूं पूजा। आमने सामने प्रोग्राम में आज हमारे साथ हैं बनारस के जाने माने कवि शिव कुमार पराग जी। इनकी अब तक 5 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुकी हैं। इनके द्वारा लिखित अनेक रचनाएं देश की जानी मानी पत्रिकाओं में प्रकाशित एवं आकाशवाणी व दूरदर्शन से प्रसारित होती रहती हैं। आज इनसे जानेंगे वर्तमान में कविता के क्या परिप्रेक्ष्य हैं और उसके भविष्य के बारे में। सबसे पहले आपका कार्यक्रम में स्वागत है शिव कुमार जी। धन्यवाद। गांव के लोग चैनल की तरफ से मुझे इस बातचीत के लिए आमंत्रित करने के लिए जी। सबसे पहले तो हमारा यही सवाल रहेगा कि आपने इस जर्नी की शुरुआत जब की, आपका बचपन कैसा गुजरा, आप उस समय और अब तक के सफ़र में किस तरह के संघर्षों से गुजरे? ज़रूर। ये बहुत पुराने दिनों की बात है जहाँ मैं मेरी शुरुआत किया था गांव के जी। बीच से पगडंडियों और खेतों खलिहानों के बीच मेरा बचपन गुजरा और बहुत गरीब घर से मैं था। तो मैंने कहीं लिखा भी है कि हम लोगों को ये जो चावल तो किसी काच परोजन में ही नसीब होता था। गेहूं उन दिनों होना शुरू हो गया था। उसके पहले तो PL 480 जो आता था वही लोग खाते थे। लेकिन वो जो जाड़े के दिनों में चने का साग और या आलू का चोखा यही सब चलता था। और हमारे गांव में जो बरसात बहुत कठिन हुआ करती थी, घर चूता रहता था इधर से उधर से, तो बहुत संघर्ष के दिन थे। जाड़ों में बहुत घाम का ही सहारा होता था, धूप का ही सहारा होता था गरीब लोगों के लिए। और मेरी जिसको गांव में लोग कहते हैं बड़की माई, तो मेरी बड़की माई थी, वो एक सूती कपड़े का, उस समय गांती उसको कहते थे, तो गांती बांध देती थी जाड़े से बचाव के लिए। तो वो गाती बांध करके किसी तरह से और संघर्षों में दिन गुजरे। शुरुआत की पढ़ाई गांव में ही हुई, प्राथमिक शिक्षा, और बाद में फिर हमारे घर वालों एक हमारे थे तो वहाँ पे चले आए हम बनारस। और यहाँ फिर माध्यमिक शिक्षा और फिर क्वींस कॉलेज में हुई वाराणसी में, और फिर उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई। पढ़ने के दौरान भी मतलब इतना पैसा नहीं जुटता था कि फीस भरी जा सके, तो उसके लिए मैं कई ट्यूशन करता था। और ट्यूशन करके और सुबह से रात तक कई ट्यूशन करता था। फिर उसी से फीस और किताबें और ये सब जो है, कोई अगर अखबार कोई पत्रिका इस तरह से, तो ये उसका इंतज़ाम हुआ करता था। तो आपने पढ़ने की बहुत इच्छा थी आपकी, पढ़ना चाहते थे आप? जी, बहुत पढ़ने की ललक बहुत थी। और मैं जब BA में था तो मुझे याद है कि मैंने 300 किताबें पढ़ी BA में। हाँ। अच्छा। और उसमें एक भी कोर्स की किताब नहीं थी। हाँ। सब बाहर की किताबें, विचारों की, दर्शन की, अच्छा, साहित्य की, कथा की, उपन्यास की, ये किताबें पढ़ी। लेकिन आज भी मैं मानता हूँ कि किताबें मनुष्य को रास्ता दिखाती हैं, सही रास्ता दिखाती हैं, मनुष्य को विवेक देती हैं किताबें, और साथ देती हैं आपको। ये आप कितने भाई बहन रहे? तो कई भाई बहन थे, लेकिन सब लोग धीरे धीरे अपनी अपनी जगह सेटल हो गए। बनारस में भी हमारे और एक भाई और हैं, एक भाई तो नहीं रहे। और वे लोग भी इसी तरह संघर्ष करके कोई रोजी रोटी अपना सब लोग कमा रहे हैं। तो आपने BA तक की शिक्षा प्राप्त की? MA किया। MA तक की? हाँ। किन विषयों में? MA हिंदी से किया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। अच्छा। और MA अभी फाइनल कर ही रहे थे, तब तक हमारे अपना एक रोजगार मिल गया तो उसमें चले गए। अच्छा। लेकिन साहित्य छूटा नहीं, साहित्य जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया।
और आज भी वो चल रहा है। अच्छा। हाँ। तो आप कविता लिखते हैं, आप एक कवि हैं, तो आपकी इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है कि आपने कहा कि एमए के बाद आपने काम शुरू किया और फिर आप अभी कवि हैं, तो आपने इसकी शुरुआत कब की? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया पूजा जी आपने। जी। देखिए, मनुष्य जो भी है, मनुष्य को एक हृदय मिला हुआ है और वह हृदय व्यष्टि से समष्टि की ओर, व्यक्ति से समाज की ओर जाने के लिए, जुड़ने के लिए दिया हुआ है, वो मिला हुआ है हृदय। तो जब भी मैं देखता था अपने आसपास गांव में, यहाँ आने के बाद बनारस में भी किसी की पीड़ा देख करके मुझसे सहन नहीं होता था देखना और द्रवित हो जाता था मैं। और फिर पत्रिकाएं पढ़ते पढ़ते और इन दृश्यों को देखते देखते देखता था मैं कि आम आदमी कितनी कठिनाई से अपना जीवन यापन कर रहा है। तो मुझे बड़ी सहानुभूति होती थी और यही मन में होता था कि काश इनको भी एक सामान्य जीवन जीने लायक सुविधाएं प्राप्त हो जाएं। कोई ऐसी घटना घटती थी तो मनुष्यता की जो और सामाजिक सरोकार की प्रेरणा थी, उसने मुझे रचना धर्मिता की ओर अग्रसर किया। अच्छा। तो आपने पहली बार प्रस्तुति किस विषय पर दी और कौन सी पहली सी कविता है जो आपने लिखी? हाँ, ये जब मैं इंटरमीडिएट में था, क्वींस कॉलेज में ही था, तो उस समय मतलब 74, 75, 76 ये समय रहा होगा। तो उस समय एक दूसरी आज़ादी का आंदोलन शुरू हुआ था और इमरजेंसी लगी थी। इमरजेंसी में तमाम जो बोलने वाले लोग थे उनको जेल में डाल दिया गया था। और बहुत सारी मतलब लोकतंत्र पर एक संकट जैसा आया था। तो उसमें अचानक ये हुआ कि भाई ये तो बहुत गलत हो रहा है और जनधर्मी अभिव्यक्ति पर रोक लगाना ठीक नहीं है। प्रेस को भी बहुत दबा दिया गया था। तो वहाँ पर फिर मेरी कविता आई और उन दिनों बनारस में आज अखबार बहुत अच्छा उसका विशेषांक साहित्यिक निकला करता था। उसमें देश के बड़े बड़े रचनाकार छपते थे और रूस के बारानिको साहब और ये बहुत विद्वान पूरी दुनिया के और देश के छपते थे उनकी रचनाएं। तो उसमें मेरी कविताएं आना शुरू हो गई और फिर बाद में तो राष्ट्रीय स्तर पर हंस राजेंद्र यादव जी जिसके संपादक थे, सारिका जिसके संपादक कमलेश्वर जी थे और धर्मयुग जिसके संपादक और बहुत बड़े साहित्यकार धर्मवीर भारती जी थे। इन सभी लोगों ने मेरी कविताओं को, रचनाओं को, गीतों को, गज़लों को छापा। अच्छा। तो आपने कहे तो देश पर पहला लिखा था आपने कविता, देश पर आपने किन, जैसे देखा जाए तो और भी समाज से जब हम प्रेरणा लेते हैं, सामाजिक ऐसी घटनाएं देखते हैं तो हमें और भी विधाओं पे ध्यान आता है। जैसे हम साहित्य लिख सकते हैं, लेकिन आपने कविता ही क्यों चुनी? क्योंकि कविता के द्वारा भी भावनाएं प्रकट होती हैं और अगर हम कोई लेखन करते हैं उससे भी भावनाएं प्रकट होती हैं, लेकिन आपको ये विधा आपको इतनी पसंद क्यों आई? जी बिल्कुल, ये एक बार डॉक्टर नामवर सिंह बहुत बड़े हिंदी के आलोचक आए थे बनारस जी, यहीं एलडी गेस्ट हाउस में रुके थे। तो उन्होंने भी मुझसे यही सवाल पूछा था जी कि पराग जी आप गज़लें क्यों लिखते हैं, कविताएं क्यों लिखते हैं? तो हमने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब आप आलोचना क्यों लिखते हैं? बड़ा अच्छा, तो मुस्कुराने लगे। तो हमने ये कहा कि मैं अपनी बात गज़लों में, कविताओं में अच्छे ढंग से व्यक्त कर पाता हूँ, इसलिए गज़लें, गीत, कविताएं लिखता हूँ। आप आलोचना में अपनी बात बहुत अच्छे से कह पाते हैं, इसलिए आप आलोचना लिखते हैं। तो विधा का चयन ऐसे होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो रचना प्रस्फुटित होती है
जब वो पक रही होती है भीतर रचनाकार के मन में, तो वो रचना ही अपनी विधा बता देती है कि हम इसमें आएंगे। वो लगता है कि इसको गीत में रखना है, इस बात को गज़ल में अच्छे ढंग से कहा जा सकता है, इसको मुक्त छंद में रखा जा सकता है, इसको कहानी में पिरोया जा सकता है। तो ये विधा जो रचना होती है वो विधा जब बाहर आते आते वो विधा का चयन खुद कर लेती है, मुझे लगता है। आपके मुख्य साहित्यिक सरोकार क्या है? मतलब अगर बात करें, जैसे हम लिखते हैं समाज के कुछ कारकों पे, फिर हम राजनेताओं पे लिखते हैं, राजनीति पे लिखते हैं, तो आपका इस तरीके से क्या सरोकार है? देखिए, साहित्य जो रचना या साहित्य जो भी है वो समाज से जुड़ने का एक माध्यम है, वरना व्यक्ति तो अपने आप में है ही है, वो जी ले। लेकिन रचना इसीलिए है कि वो उसका कोई सामाजिक सरोकार होना चाहिए, उसकी प्रतिबद्धता होनी चाहिए। हम सोचते हैं कि हमने अपनी कविता में प्राथमिकता दी सामाजिक सरोकार को, क्योंकि हमने देखा कि भारतीय समाज में बहुत सारी विसंगतियां थीं, विसंगतियां आज भी हैं। अब जैसे गैर बराबरी है, इसको देख करके मुझे बहुत क्षोभ होता है और दुख होता है कि ये कैसा समाज था जिसमें व्यक्ति और व्यक्ति में, मनुष्य और मनुष्य में इतनी गैर बराबरी, इतनी खाई, इतनी उपेक्षा एक वर्ग की। यह देख करके बड़ा क्षोभ होता था। और क्षोभ ये भी होता था कि इतने जिनकी बहुत चर्चा होती है, वेद पुराण आख्यान संस्कृति जिस पर लोग गर्व करते हैं, उस संस्कृति में इतना भेदभाव, इतनी कटुता, एक वर्ग की इतनी उपेक्षा, यह देखकर मुझे बहुत ही दुख होता है। और उन लोगों के लिए बड़ी पीड़ा होती है कि मनुष्य को, मनुष्य की गरिमा तो प्रदान की जानी चाहिए। एक बात ये, दूसरी बात यह है कि भारतीय समाज में धर्म और राजनीति आपस में इस तरह गड्ढमड हो चुके हैं कि वे इस समाज का नुकसान कर रहे हैं। आप देख रही हैं, आप भी समाज में देख रहे होंगे कि किस तरह से धर्म के नाम पर लोगों को अलगाया जा रहा है और कहा यह जाता है कि धर्म जो है वो मनुष्यता की भाषा बोलता है, वो लोगों को जोड़ने के लिए है। लेकिन जो दिखता है सरफेस पे, जो ज़मीनी, हाँ ठीक कहा आपने कि ज़मीनी हकीकत उसकी ये है कि वह लोगों के दिलों के बीच में दूरियां पैदा करने का काम कर रहा है। यह बहुत ही बड़ी विडंबना है। और जहाँ तक सामाजिक गैर बराबरी की बात है, बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने, बहुत जानकारों ने भी भारतीय समाज की इस समस्या को एड्रेस नहीं किया, उसको संबोधित नहीं किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, फुले जी और बहुत कुछ अर्थों में डॉक्टर लोहिया ने जातिवाद को समझने की कोशिश की और उससे लड़ने की, उससे संघर्ष करने की और लोगों के अधिकार दिलाने की कोशिश की। लेकिन और जो जितने लोग जो सक्षम थे, उन्होंने इस दिशा में उतनी कोशिश नहीं की। अगर कदम बढ़ाए होते तो शायद भारतीय समाज का चेहरा आज उतना विकृत न होता जितना आज है। साहित्य में भी आपको जातिवाद और ब्राह्मणवाद जैसे चीज़ों का, जैसे आपने जवाब दिया, उसी से रिलेटेड है ये, क्या ऐसा नज़र आता है आपको भी, असर दिखता है कि साहित्य में भी उनका वर्चस्व कहीं ना कहीं हावी है? जी देखिए, वो भारतीय समाज में जो जातिवाद है जी, वो कतई ऊपर से नहीं दिखता। बड़ा इसमें जो भेदभाव करने वाले लोग हैं उनका रुख बहुत शातिराना है। हाँ, वो बाहर से आप देख ही नहीं सकते, वो तो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम,
वो तो कहते हैं कि सारे हमारे जो है वो बंधु बांधव हैं, पूरी दुनिया ही है, लेकिन बंधु बांधव होने के बाद भी जो तमाम जो दलित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, उसके साथ जो हजारों वर्षों से किया जा रहा है वह क्या है? वह तो वसुधैव कुटुंबकम पर एक प्रश्न चिन्ह की तरह है। तो वो चल रहा है, उसको वो समय समय पर प्रकट होता है। अभी मृणाल पांडे जी का एक बयान आया है जो बहुत चर्चा में है, जिसमें उन्होंने उनके मन के भीतर की परतों के भीतर दबा जो जातिवाद है वो उभर आया। उस पर वीरेंद्र यादव जी बड़े आलोचक हैं, उन्होंने उसका काउंटर किया है, उसका जवाब दिया है। तो कभी कभी ये चीज़ें बाहर आती हैं। आपकी भी ऐसी कोई कविता रही हो जिसके कि आलोचकों ने आलोचना की हो और उसका किसी ने ऐसे किसी कविता की आपके आलोचना की है? बहुत, मेरी तो जो कविताएं हैं बहुत को लोगों ने स्वीकारा भी, बहुसंख्यक जनों ने स्वीकारा, लेकिन कुछ लोग उससे बहुत परेशान हो उठते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि रचनाकार को अपनी भूमिका निर्भयता से निभानी चाहिए। अपना लेखन का कार्य है, जिसको जो कहना हो करे, ये तो लोकतंत्र है। लेकिन हम अपनी बात कहेंगे और पुरजोर ढंग से कहेंगे, अच्छे ढंग से कहेंगे, पूरी ताकत से कहेंगे और आम आदमी के पक्ष में हम खड़े होंगे, क्योंकि कविता और कवि का यही धर्म है जी, यही दायित्व है उसका जी। आपकी लिखी हुई रचनाएं जो कविताएं हैं वो किन किन समाचार पत्रों या कहें कि चैनलों में प्रकाशित और प्रसारित होती हैं? जी, हम समझते हैं कि लगभग सभी बड़ी पत्रिकाओं में, अखबारों में, जैसे हंस, सारिका, धर्मयुग और आपका वागर्थ, वसुधा, इस तरह से हिंदुस्तान, दैनिक जागरण और सभी अखबारों में, जनसत्ता, ये सब लेकर के, राष्ट्रीय सहारा उन दिनों निकलता था अखबार, स्वतंत्र भारत निकलता था। तो देश के अखबारों में और पत्रिकाओं में लगभग 400 पत्रिकाओं में मेरी रचनाएं। 400 पत्रिकाएं? हाँ, 400 से अधिक ही होगा, मुझे तो अब याद तो नहीं रहा। 400 से अधिक पत्र पत्रिकाओं में मेरी रचनाएं, कविताएं प्रकाशित हुई। सारिका में आप सोचिए कि हम तो गांव में रहते थे, लेकिन रचनाएं मेरी पूरे देश में फैलती थीं। कमलेश्वर जी ने उन दिनों मेरी गज़ल छापी थी, अगर हो सके तो आप कोई शम्मा जलाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए। ये गज़ल बहुत मकबूल हुई और पूरे हिंदुस्तान के जितने नुक्कड़ नाट्य की टीमें हैं, दस्तक है या और भी हिरावल दस्ते ने और इप्टा ने, जन संस्कृत मंच के साथियों ने, तो बहुत संगठनों ने इसको, पूरे देश भर के सभी प्रांतों में लोगों ने इसको बहुत गाया है। आपकी सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली ऐसी कोई रचना है जो बहुत सर्वाधिक पढ़ी गई हो और लोगों ने काफ़ी पसंद किया हो? हाँ, ये एक तो जिसको कमलेश्वर जी ने छापा था, वो अगर हो सके तो आप कोई शम्मा जलाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए, क्यों कर रहे हैं आंधियाँ रुकने का इंतज़ार, चलिए हमारे कंधे से कंधा मिलाइए। ये वो रचना थी। और अभी किसान आंदोलन पर हमने जो कई रचनाएं लिखी, गज़लें लिखी। दोहे, मेरे देश बड़ा बेहाल किताब आई दोहे की, और दोहे की किताब जो मेरी थी देश बड़ा बेहाल, उसका लोकार्पण किया था साहित्य अकादमी सम्मान प्राप्त और बहुत वरिष्ठ साहित्यकार जो अब नहीं है, वीरेंद्र डंगवाल जी। तो उन्होंने बदायूं में मेरी किताब का विमोचन, लोकार्पण किया था। अच्छा अच्छा। और आपने अभी तक 5 अभी लिखी हुई हैं जो प्रकाशित हुई हैं, वो कौन कौन से हैं? और आपकी आने वाली जो रचनाएं हैं जो प्रकाशित होने को हैं, वो कौन कौन से हैं? हाँ, मेरे गीतों का एक संग्रह आया था, रोशनी के शब्द। रोशनी के शब्द, हाँ जी।
और उसके बाद गज़लों का एक संग्रह आया था, देख सको तो देखो, ये आया था। और फिर मुक्त छंद की कविताओं का एक संग्रह आया था, बर्फ की तहें टूट रही हैं, ये आया था। और दोहों का एक संग्रह आया था, देश बड़ा बेहाल। देश बड़ा बेहाल, हाँ, देश बड़ा बेहाल। और ये देश बड़ा बेहाल किस दौरान आया था और किस को लेकर के आपने लिखा था? हाँ, ये इसमें जो है समाज के विभिन्न पक्षों को, राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक और शैक्षणिक, सारे मुद्दे, उस किसानी, खेती, ये सब के मुद्दों पर दोहे हैं। और हमको जहाँ तक याद पड़ता है कि प्रख्यात कथाकार डॉक्टर काशीनाथ सिंह जी, तो उन्होंने इन दोहों को बहुत पसंद किया। अच्छा। और इन पर टिप्पणी भी लिखी थी उन्होंने। मदन कश्यप जी हमारे बहुत बड़े कवि हैं। अच्छा। तो मदन कश्यप जी ने देश बड़ा बेहाल पर एक टिप्पणी लिखी थी, हिंदुस्तान में छपा था वो। अच्छा। तो ये था। फिर भोजपुरी कविताओं का, भोजपुरी कविताओं का एक संग्रह मेरा आया था, काहे रउआ बानी मन बेधिल। अच्छा। वाई आर यू सो मच सैड, अंग्रेजी में कहें तो काहे रउआ बानी मन बेधिल, ये भोजपुरी कविताओं का संग्रह था। और इसकी कहानी यह है कि कुछ भोजपुरी कविताएं मेरी एक पत्रिका में छपी। तो एक आलोचक का फ़ोन आया और संपादक भी थे वो, तो उन्होंने कहा कि और भोजपुरी कविताएं हमको भेजिए, मैं इसकी एक पुस्तिका छापना चाहता हूँ। तो शांति निकेतन से मेरी भोजपुरी कविताओं का एक संग्रह आया जिसका नाम वही काहे रउआ बानी मन बेधिल। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि मेरी भोजपुरी कविताएं कोलकाता में और बंगाल में बहुत प्रचलित हुई, बहुत चर्चित हुई। तो और बांग्ला भाषा में मेरी भोजपुरी कविताओं के अनुवाद हुए। अच्छा। हाँ, और भोजपुरी की वो बांग्ला की प्रतिष्ठित पत्रिका में वो अनुवाद छापे गए। हाँ, तो इस तरह से मेरी रचना यात्रा चल रही है। तो जैसे हम रचनाएं लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, तो उसके लिए प्रेरणा कहीं ना कहीं से हमको मिलती है तो हम लिखते हैं, या फिर कुछ ऐसा टॉपिक हमें मिलता है। आपको क्या होता है, किस तरह से टॉपिक मिलता है, कहाँ से प्रेरणा मिलती है आपको कविताएं लिखने की? हाँ, देखिए, हमको लगता है कि जो हमारा जीवन है, अगर हम समाज से जुड़े हैं तो एक सुबह से उठते हैं और बाहर निकलते हैं, हम अपने मोहल्ले में जाते हैं, अपने गांव में जाते हैं, अपने लोगों से मिलते हैं, और बाहर निकलने पर तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, उनकी तरह तरह की समस्याएं होती हैं। तो मेरा ये मानना है कि रचनाकार को देखने का अभ्यास करना चाहिए, जिसे विजन जिसको कहते हैं, जिसको देखना। प्रयाग शुक्ल एक बहुत बड़े कवि और चित्रकार हुए हैं, तो उनकी एक किताब ही है देखना, कि आपका जो पर्सपेक्टिव बनता है ना, देखने से बनता है कि कैसे देखते हैं किसी चीज़ को। कई बार सत्य ऊपर से नहीं दिखाई देता है, आपको उसके तह में उतरना होता है कि नहीं? तो वो आप उतरते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी, कोई आपको अलग से वायवी विषय, अगर अलग से विषय कोई खोज करके आप लाएंगे, उस पर लिखेंगे, तो वो ज़मीनी नहीं होगा, वो रचना ज़मीनी नहीं होगी। लेकिन अगर आप आम आदमी की ज़िंदगी से विषय उठाते हैं, जिसको बहुत करीब से आपने जाना है, देखा है, भोगा है, तो उसमें बहुत प्रभाव उत्पन्न होता है। अगर आप अच्छी भाषा और अच्छी शैली के साथ अभिव्यक्ति देते हैं उस घटना को, उस भावना को, उस पीड़ा को, तो उसमें बहुत प्रभाव होता है। जब बात चली रही है तो मैं चाहूँगी कि अपनी कुछ रचनाएं हमारे दर्शकों को भी सुना दीजिए। ज़रूर। देखिए, आपको कुछ कविताएं मैं सुनाता हूँ। जी जी, बिल्कुल। कि तिनका तिनका जुटा के लाती रही, जिंदगी घोंसला बनाती रही। तिनका तिनका जुटा के लाती रही, जिंदगी घोंसला बनाती रही,
पाँव मेरे फिसल गए होते, मेरी कविता मुझे बचाती रही, मेरी कविता मुझे बचाती रही। और गज़ल के का एक शेर है, जो वर्तमान माहौल परिदृश्य आप देख रहे हैं वो भारतीय लोकतंत्र की जो दशा है, उसमें लोक की जो दशा है और तंत्र की जो दशा है, उस पर लिखा हमने कि दिलों के बीच में पत्थर दिखाई देता है, दिलों के बीच में पत्थर दिखाई देता है, बिखरता टूटता सा घर दिखाई देता है, और हर एक चेहरे के भीतर है सशंकित चेहरा, हर एक मन में कोई डर दिखाई देता है, हर एक मन में कोई डर दिखाई देता है। और जो वर्तमान परिदृश्य में मीडिया की जो भूमिका, जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया, बहुत आदर दिया गया पत्रकारिता को, लेकिन आज जो पत्रकारिता में गिरावट है, बिल्कुल जैसे कि वो दरबार में शरणागत हो गए हैं, उस पर हमने एक दोहा लिखा कि गोदी में चैनल चढ़े, घुटनों पर अखबार। देखिएगा कि गोदी में चैनल चढ़े, घुटनों पर अखबार, मुदित मगन सरकार हैं, 34 जय जयकार। ये जो स्थिति है, हाँ, ये लेकिन बिल्कुल सभी चैनलों पे लेकिन फिट नहीं। हाँ, तो एक दो को छोड़कर, लेकिन मतलब 98% चैनल इसी दशा में हैं, जो बहुत दुखद है। ये दुखद इसलिए है कि इसी देश में गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे प्रतापी पत्रकार और संपादक हुए हैं, जिन्होंने समाज के लिए जान दे दिया, बलिदान हो गए वो। तो कम से कम उनको तो स्मरण करना चाहिए, रखना चाहिए पत्रकारों को। और किसानों का जो और खेती का हाल है, और किसानों का आंदोलन लगभग 11 मास से चल रहा था, तो हमने लिखा कि पकी फसल को देखकर सोचे बैठ किसान, पकी फसल को देखकर सोचे बैठ किसान, कब तक साहूकार की मुट्ठी में खलिहान, कब तक साहूकार की मुट्ठी में खलिहान। और हरित क्रांति के बाद से रुका हुआ अभियान, बस वोटों की फसल पर उनका सारा ध्यान। और मेहनत लागत समय का है नगण्य परिणाम, कब किसान तय करेगा खुद अनाज के दाम। और कृषक आत्महत्या करें, नहीं किसी को फिक्र, घड़ियाली आंसू बहें, यदा कदा हो जिक्र। ये हमने लिखा था। और एक कविता आपको सुना रहा हूँ कि सुबह आई है नए परचम उठाकर देखिए, धूप उम्मीदों में कब होती है जाकर देखिए। और लोग अच्छे दिन के वादे पर निछावर हो गए, आए अच्छे दिन मगर किनके पता कर देखिए, आए अच्छे दिन मगर किनके पता कर देखिए। और टूट जाएगा भरम रंगों का या रेखाओं का, नींद से बाहर कोई सपना जगा कर देखिए। सुबह आई है नए परचम उठा कर देखिए, धूप उम्मीदों में कब होती है जाकर। और आखिरी कविता मैं आपको सुना देता हूँ, जो समाज में गैर बराबरी है, उस पर एक मैं बंगलोर गया था, तो उसमें ये कविता उपजी। इसका शीर्षक है भगदड़। बेंगलोर के रेलवे आरक्षण केंद्र में, बेंगलोर के रेलवे आरक्षण केंद्र में लगा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का तेजस चित्र। हाहा कर मिलती हैं उनसे महार लोगों की सिमटी सकुची आंखें। गर्व से फूल उठता है उनका सीना, तनिक चौड़ी हो जाती है छाती। कट कर रह जाते हैं आते जाते मनवादी, लग जाती है तन बदन में आग। बहुत चुप रह लिए दलित देख दिनन के फेर, बीत गई है उनके निर्वासन की अवधि। वे आगे बढ़ रहे हैं, वे जो जाति दंश के मारे थे, जो अब तक हारे हारे थे, जो भूल चुके थे मनुज हैं वे, उनकी भी कोई गरिमा है।
अब वे कर रहे हैं बेतरह याद अपने हक पद मर्जाद। वे कर रहे हैं बेतरह याद अपने हक पद मर्जाद। उनके तीखे प्रश्नों से असहज हो रहे हैं दिव्य आभा मंडल। उनके अकाट्य तर्कों से निरुत्तर हो रहे हैं शास्त्र। तन रही हैं भ्रिकुटियाँ, आवेश में आ गए हैं वेद पुराण। भुनभुना रहे हैं खींचे आख्यान, पांडित्य के माथे पर बल पड़ गए हैं। उधर उनके जागरण की धमक से उचट गई है वर्णाश्रम व्यवस्था की नींद। अचकचा कर उठ बैठे हैं सामंत, भगदड़ मच गई है देवताओं और कुलीनों में। सोच में पड़ गए हैं राजा और पुरोहित, विघ्न पड़ गया है धर्माधिकारियों के सनातन खेल में। घूम रहा है समय का पहिया, घूम रहा है समय का पहिया, बदल रहा है हवा का रुख। दारुण दुख की लंबी रात के बाद पह फटा है, दिन निकल रहा है। अरे वाह, बहुत बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी कविता आपने लिखी। जाते जाते एक हमारा आखिरी प्रश्न रहेगा आपसे कि आपको कविता का भविष्य कैसा नज़र आता है? कि आने वाले दिनों में जिस तरह से कहीं ना कहीं पहले से गिरावट दर्ज की जा रही है, लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आता है उतना इस तरह से कविताएं, क्योंकि आजकल अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म हो गए, अलग अलग तरह की रचनाएं हो रही हैं। इस दौर में थोड़ा सा कम, तो आगे आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है कि इसका भविष्य कैसा होगा? हाँ ज़रूर। देखिए, कविता मनुष्य की भाषा है। कविता में राग भी है, अनुराग भी है और आग भी है। जी। कवि का एक पर्यायवाची अग्नि होता है। कवि का एक पर्यायवाची शब्द अग्नि होता है। तो हम समझते हैं कि जो कविताएं लोगों से बहुत जुड़ी थी भारतवर्ष में, लेकिन बीच में ऐसा हुआ कि पाठक और श्रोता कविताओं से थोड़ी दूर हो गए। लेकिन अब हमको लगता है कि फिर से जो समाज और आम आदमी के लिए और उनकी तरफ से जो कविताएं लिखी जा रही हैं और जो अच्छे रचनाकार हैं, वो जनता से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और जनता भी उन पर भरोसा कर रही है। जनता उनको अपना कवि मान रही है। हम समझते हैं कि हिंदी कविता का भविष्य उज्जवल है, निराशाजनक नहीं है। अब ये है कि जो भीतर की राजनीति है उसको थोड़ा समझना चाहिए और जो तमाम बड़े लोग हैं कि वो उस राजनीति से अलग होकर जो सच्ची कविता है, जो सच्चा लेखन है, उसको तरजीह मिले, उसको प्लेटफॉर्म मिले, तो लोग उसे पसंद करेंगे, लोग जुड़ेंगे, निश्चित ही जुड़ेंगे। कविता का भविष्य उज्जवल है। जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपने हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी कविता से लेकर अपनी यात्रा तक के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी। और गांव के लोग, चैनल को भी बहुत धन्यवाद, उनका आभार कि उन्होंने हमसे बातचीत की। हमारी भी शुभकामनाएं इस चैनल के प्रति हैं। इस तरह के तमाम लोगों से मुलाकात करने के लिए, तमाम हस्तियों के बारे में जानने के लिए बने रहिए गांव के लोग चैनल के साथ। धन्यवाद।